नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की। केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया था। वहीं गुरुवार को दोपहर में दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि 9 दिसंबर को केंद्र सरकार ने जो किसानों से वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया, इसलिए हमने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सवालों का जवाब देते हुए शिव कुमार शर्मा ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी नहीं बनाई गई है, किसानों के ऊपर से केस भी वापस नहीं लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के मुद्दे पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, पराली के मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादा किया और अब वादा खिलाफी सरकार कर रही है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया था और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ किसान नेता धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रही है सरकार। जो वादा किया था 9 दिसंबर को वो वादा पूरा नहीं कर रही है। देखिए, किसान जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जी, वो आरोप उनके राजनीतिक प्रेरित है। जी, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी और योगी जी की सरकार किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। ये किसान को एहसास है, किसान जानते भी हैं। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका अपना राजनीतिक विषय है। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित अब बयानबाजी कर रहे हैं किसान। वो ठीक है, जिनको राजनीति लगता है राजनीति लगे। जब मुद्दे पे सवाल के जवाब देने पड़ते हैं तब तो राजनीति दिखती है। लेकिन हमने बहुत पहले से ही कहा था, पहले भी कहा था कि लखीमपुर में क्या हुआ। लखीमपुर में जब तक सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ है तब तक जो है उन सबको बचाने की कोशिश होती रही। आज भी टेनी को छोड़ दिया गया। और जो दूसरा किसानों के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी जो बातें हुई थी उस समय केंद्र सरकार ने कहीं भी चिट्ठी नहीं भेजी है किसानों के मुकदमे वापस हों। एमएसपी पे प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की थी टीवी पे आके कि 3 कृषि कानून वापस लेते हैं और एक एमएसपी पे कमेटी बनेगी। उसमें आज तक जो है उसका कोई पत्र, कोई मतलब टेलीफोनिक कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आप कोई नाम दे दो या आपको रखा जा रहा है। तो जो वादे किए थे वो तो वादा खिलाफी है। देश के जो है कृषि सचिव ने जो है एक समझौता किया था भारत सरकार की ओर से, उसमें कोई काम किया हुआ तो बता दे हरीश चंद्र जी। हरीश चंद्र जी, जो सवाल संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा है उन सवालों को अगर देखें तो सवाल ये भी है कि अब तक जो वादे किए थे उन पर किया क्या। 1.5 महीने का समय होने को जा रहा है। देखिए, भाजपा सरकार जो वादा करती है, जो कहती है, वो करती है। लेकिन इसमें अभी कुछ धरातल पर तो नजर नहीं आ रहा है। किसान कह रहे हैं कि ना तो हमारे केस वापस हुए हैं, ना बिजली को लेकर कुछ करा है। सरकारी प्रक्रिया है, उसको उसके तहत चीजें हो रही होंगी। अब उसको एज ऑन डेट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जो सरकार वादा करती, भाजपा की जो सरकार है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो सरकार वादा करती है उसको करके दिखाती। धर्मेंद्र मलिक, अगर सरकार इन वादों पर जल्दी से अमल नहीं करती है तो भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा अगला क्या कदम उठाएगा? नहीं, हमने तो पर्चा जारी कर वोटर्स के नाम अपील जारी की है कि 5 राज्यों में जो चुनाव है आप इन पर सवाल जरूर पूछें। हाँ, वो शिव कुमार जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।
वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने राहुल गांधी की आरती उतारी। बस्तर के कलाकारों ने उनका गौर मुकुट पहनाकर स्वागत किया। बस्तर गैलरी में बने दंतेश्वरी माई मंदिर में राहुल गांधी ने माथा टेका। उन्होंने डेनेक्स के स्टॉल से नेहरू जैकेट भी खरीदी, जिसे मुख्यमंत्री ने उन्हें पहनाया। इस दौरान राहुल गांधी ने डेनेक्स के तहत अप्रैल निर्माण में कार्यरत महिलाओं से बात की, उनके अनुभव जाने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में स्थापित इस यूनिट में 1,500 से अधिक परिवारों को रोजगार मिल रहा है। डेनेक्स से कई कंपनियों ने 5 साल में 75 लाख उत्पाद बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। उन्होंने बस्तर अंचल के सुकमा जिले के गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट की सराहना की। जल संसाधन विभाग की प्रदर्शनी के डोम में इसका मॉडल प्रदर्शित किया है। यहां बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है। इससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे साथ रहे। इसके अलावा सर्व छत्तीसगढ़िया समाज एकता परिसर के प्रतिनिधियों से आत्मीय मुलाकात भी उन्होंने की। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने धान से निर्मित राहुल गांधी जी का छाया चित्र उन्हें भेंट किया। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कमान संभाल ली है। गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाले अनूप शहर में सभा की। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और बूंदाबांदी के बीच उन्होंने सपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में माफियाओं के लिए 3 जगह हैं, एक भगवान के पास, दूसरा जेल और तीसरा समाजवादी पार्टी में। साथ ही उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार की पीठ थपथपाई। कांग्रेस, सपा, बसपा पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार को सपा और बसपा ने समर्थन किया, बदले में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। प्रदेश की जनता को सपा और बसपा से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या किया। कर रहा है उत्तर प्रदेश और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश माफियाओं से परेशान। ये आलिया मालिया जमालिया निकल कर आते हैं, हमें परेशान करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया की हिम्मत है बहन बेटी को परेशान है क्या? जोर से बोलो, है क्या? और जोर से बोलो, है क्या? 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए, और कहीं माफिया नहीं है। माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के अमरोहा में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान वे सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की पीठ उन्होंने थपथपाई और साथ ही कहा कि जब यूपी में होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। क्या कुछ और कहा राजनाथ सिंह ने, सुनिए। करता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास योगासन कर रहा है, विकास योगासन कर रहा है। जब होगा कानून का शासन तब करेगा विकास योगासन। जब कानून का शासन होगा ही नहीं तो विकास योगासन कैसे करेगा? आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं करते? कुछ लोग जरूर करते होंगे। और बहनों भाइयों, योगासन 84 तरह के होते हैं, 84। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात हमारे उत्तर प्रदेश में इतने बेहतर हुए हैं कि 84 में से 83 योगासन विकास यहां पर कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, सपा बसपा के लिए छोड़ दिया है, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है। और आप जानते हैं कौन सा योगासन उनके लिए छोड़ दिया है? शीर्षासन उनके लिए छोड़ दिया। सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग यूपी में योगी रिलीज किया और यूपी सरकार के 5 साल के कामकाज को प्रस्तुत करती एक फिल्म भी दिखाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीते 5 साल में यूपी ने कुछ मील के पत्थर भी गढ़े हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर थी। जो 70 सालों में जो काम नहीं हुआ उसे हमने 5 साल में 2 नंबर पर लाने में सफलता प्राप्त की। यूपी की प्रति व्यक्ति आय 45,000 वार्षिक थी, ये बढ़कर अब 94,000 रुपए वार्षिक हो गई है। 2015 से लेकर 2018 में वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ था, ये अब 6 लाख करोड़ हो गया है। कोरोना के समय में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के लिए उन्होंने अपने और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सेकेंड वेव को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के बाद थर्ड वेव को भी आज हम लोग पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। थर्ड वेव में हमारे यहां 17 जनवरी को 1,06,616 एक्टिव केस थे 17 जनवरी को, और आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को एक्टिव केस की संख्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वह मात्र 41,471 है। जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है। यह किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। मित्रों, इसमें बहुत कुछ सरकार ने इन 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, लेकिन ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है यहीं पे संतुष्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इनमें एक रंग खाकी उतारकर खादी पहनने वाले नेताओं का है। चुनाव से ठीक पहले यूपी के 2 ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे जिन्होंने नौकरी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें एक ईडी के जॉइंट कमिश्नर रहे राजेश्वर सिंह हैं और बीजेपी ने राजेश्वर सिंह को लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मैदान में उतारा है। अपने नामांकन से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीति बहुत अच्छा लग रहा है। अब विकास की राजनीति करनी है, विकास का काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है। युवाओं को मुझे अवसर उपलब्ध कराने हैं, उन्हें रोजगार दिलाना है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं। अब तक मैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज में था जहां अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही थी, संपत्ति जब्त हो रही थी। अब विकास के कार्य में समय देना है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र प्रथम है। माननीय मोदी जी जो हैं राष्ट्र की बात करते हैं। बाकी पार्टियां जो हैं, कोई आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती है, कोई जिन्ना की बात करती है, कोई कहती है तालिबान बहुत अच्छा है। ये तो बहुत गलत है, ये विचारधारा ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए ये विचारधारा तालिबान की और जिन्ना का समर्थन ये ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। समाजवादी पार्टी कहीं फाइट में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य है और जनता के साथ ही स्वयं कांग्रेस भी इस बात को जानती है। उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने के उनके नारे का उत्तराखंड में क्या हुआ। मदन कौशिक ने यह भी कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तुष्टीकरण और शुक्रवार की छुट्टी की बात करने वाली कांग्रेस अब उत्तराखंडियत का ढोंग रच रही है। कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस जो वादे कर रही है उसकी उलट तस्वीर टिकट वितरण में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने पहले 2 महिलाओं को टिकट दिए और फिर काट दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 सिलेंडर का दाम 1000 रुपए है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में महंगाई और बेरोजगारी की बात कही, जबकि राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी की दर उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने वैट हटाकर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। इस सर्द भरे मौसम में भी यूपी की सियासत काफी गर्म है।
यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजियों का दौर बेहद तीखा होता चला जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सीएम योगी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपा की ओर से चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा गया है उनमें लिखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष से सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मर्यादित, संयमित और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं है। सपा ने शिकायत की कि सीएम योगी ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलने की धमकी दी। इसके अलावा वो लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं तो बीजेपी उन पर काफी हमलावर होती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं चलता, इसकी जानकारी शायद कानून मंत्री को नहीं है। क्या कुछ कहा अधीर रंजन ने, देखिए। सिर्फ जुडिशियरी की मुद्दा नहीं है, देश की मुद्दा है। और हमारी सदन के अंदर हम ये चर्चा करने के अधिकार है। सदन के अंदर हमारा जो प्रिविलेज मिलता है, जो इम्यूनिटी मिलता है, उसमें हमारे चर्चा करने के अधिकार है। सदन के अंदर हमारे जुडिशियरी की कोई हस्तक्षेप नहीं चलते। और जहां सारे देश के ऊपर खुफिया तंत्र लागू होते हैं तो हम सदन में ना कहूं तो बाहर कहां कहेंगे। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू नो द इंफॉर्मेशन। ये भी फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। शायद हमारा कानून मंत्री की इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी आज जो भाषण दिए हैं, बीजेपी की खलबली मच गई है। राहुल गांधी जी की भाषण से सारे बीजेपी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। इसलिए खलबली से बचने के लिए नया नया उपाय ढूंढ रहे हैं। नहीं तो इस तरीके की मतलब फिजूल बातें कम से कम कानून मंत्री होते हुए ना करना चाहिए था। इसको ये उनको शोभा नहीं देते। ये सास की मुद्दा सिर्फ जुडिशियरी की मुद्दा नहीं है, देश की मुद्दा है। हरियाणा के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने संबंधी हरियाणा सरकार के कानून पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा को जरूरी माना और फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के आधार पर लोगों को जॉब दी जाती है। अगर निजी कंपनियों से कर्मचारियों को चुनने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो वे अपने कारोबार को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। याचिका में कहा गया था कि हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्य लोगों के अधिकारों का हनन है। यह फैसला उन पढ़े लिखे युवाओं के अधिकारों का हनन है जो कि अपने टैलेंट के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वकील ने कोर्ट से कहा था कि यह कानून लागू होने से निजी क्षेत्र को नुकसान होगा और हरियाणा में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कानून से हरियाणा के विकास को नुकसान होगा और बाहर से आए लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में काफी समय से चर्चा का विषय रहे क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया और इससे होने वाली आय पर 30% टैक्स लगा दिया। इसके साथ ही क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर भी 1% टीडीएस काटने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि क्रिप्टो में निवेश पर जो नुकसान के खिलाफ कोई सेट ऑफ नहीं है, यानी निजी डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट कतई नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल एसेट पर हुए ऐलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया। इसे ऐसा समझें कि मान लीजिए कि आपने क्रिप्टो करेंसी में 1 लाख रुपए का निवेश किया। इस निवेश के बाद आपको 50,000 रुपए का फायदा हुआ तो सरकार टैक्स के रूप में इसे 50,000 रुपए के मुनाफे पर 30% टैक्स काटेगी। यानी क्रिप्टो से आपको हुई इस कमाई में से 15,000 रुपए सरकार के खाते में जाएंगे। क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का फैसला थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन भारत के क्रिप्टो निवेशक इसे सरकार का एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। ये कदम अंततः निवेशकों को इस जोखिम भरे क्रिप्टो बाजार में अपना पैसा लगाने का
निर्णय लेते समय 2 बार सोचने के लिए मजबूर करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक और हथियार मिल गया। स्वदेशी कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी की सप्लाई शुरू कर दी है। ये वैक्सीन 12 साल और उससे ऊपर के लोगों को दी जाएगी। हालांकि भारत में अभी इसे 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ये वैक्सीन निडल फ्री वैक्सीन है। इसे बिना सुई के ही दिया जाएगा। इसके अलावा ये वैक्सीन 3 डोज वाली है, जो इसे बाकी वैक्सीन से अलग बनाता है। जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त में ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि अब तक इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। अभी तक दुनिया भर में जितनी वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो या तो सिंगल डोज हैं या डबल डोज, लेकिन जाइकोव डी पहली वैक्सीन है जिसकी 3 डोज लगाई जाएंगी। इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसे जेट इंजेक्टर से लगाया जाएगा। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। बाकी वैक्सीन की तुलना में इसका रखरखाव ज्यादा आसान है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी इसे 4 महीने तक रखा जा सकता है। देश में कोरोना के मामलों में बुधवार की तुलना में काफी उछाल आया है। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1008 लोगों की मौत हुई है। बुधवार की तुलना में कोरोना के मामलों में 6.8% का उछाल आया। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 15,33,921 हो गई है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,98,983 हो गई। कोरोना के मामलों के बीच जो चिंता का सबब बना हुआ है, देश में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा मामले मौत के सामने आने के बाद चिंता बनी हुई है। कोरोना से हो रही मौत ने चिंता बढ़ा दी है। एफएम न्यूज आप सभी लोगों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और कोरोना को लेकर कोई कोताही ना बरतें। अफ्रीकी देश कांगो की राजधानी किंशासा में हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर स्थानीय बाजार में काम करने वाली महिलाएं हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री समा लुकोंडे ने कहा कि खराब मौसम की वजह से मातादी किबाला बाजार में हाई वोल्टेज तार गिरने के कारण करंट लगने से कई लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 24 महिलाएं हैं। कांगो के नेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना को टाला जा सकता था। राष्ट्रीय बिजली कंपनी के एक बयान में यह कहा गया कि बुधवार सुबह तेज आंधी के दौरान बाजार में बिजली गिर गई। कंपनी ने परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक स्थानीय विक्रेता चालेन चा ने कहा कि हम लोग एक गिरजाघर में एकत्रित थे और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हमने आग की लपटें देखी। जब हम बाहर निकले तो हमने वहां सामान बेचने वाले सभी लोगों को जमीन पर पड़ा देखा। सरकार के प्रवक्ता पैट्रिक मोया ने कहा कि बाजार को वहां से हटाने का काम शुरू हो चुका है। अफ्रीकी देश कांगो में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा देखने को मिला है। मंगलवार को विस्थापित लोगों के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन पर रूस के सैन्य आक्रमण की आशंका के बीच नाटो के पूर्वी हिस्से पर अपने सहयोगियों के प्रति अमेरिका कटिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस हफ्ते करीब 2000 सैनिक पोलैंड और जर्मनी भेज रहे हैं और जर्मनी से 1000 सैनिक रोमानिया पहुंच रहे हैं। पेंटागन ने यह जानकारी दी। रूस ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि इन तैनातियों का कोई आधार नहीं है और ये विध्वंसकारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी बातचीत की। दोनों सरकार की ओर से जारी बयानों के अनुसार उनके बीच बातचीत से कोई बात नहीं बनी। पुतिन कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों रूस ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि जॉनसन ने यूक्रेन की सीमा पर रूस की शत्रुतापूर्ण गतिविधि को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।